गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम अंग्रेजी के अंदर और टेंस के बाद में जो दूसरा पॉइंट है एक्टिव पेशिव वॉइस, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक्टिव क्या होता है, पेशिव क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। कल जो वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 2 4 5 10 बातें बताई थी कि जब तक आपको सही तरीके से टेंस का ज्ञान नहीं होगा, कौन से टेंस में क्या सहायकी क्रिया है, क्या मुख्य क्रिया है, तब तक आप एक्टिव टू पेशिव, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सही तरीके से नहीं चेंज कर पाओगे, नहीं बदल पाओगे। तो एक्टिव टू पेशिव और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए आपको सर्वप्रथम जितने भी टेंस हैं उन टेंसों की सहायक क्रिया और जो मुख्य क्रिया है वो अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। तो इसलिए पिछले वाले वीडियो में हमने जितने भी टेंस हैं उन सब के बारे में एक बार फिर रिवीजन का कार्य किया था। कौन से टेंस में क्या सहायक नियम है, क्या पहचान है, क्या सूत्र है, क्या पहचान के शब्द है। तो आज का हमारा जो पॉइंट है वो है यूज ऑफ एक्टिव एंड पेशिव वॉइस, कि एक्टिव का वाक्य है उसको पेशिव वॉइस में हम कैसे बदलते हैं। तो पहले तो हम इसका वाक्य का अर्थ निकालेंगे कि एक्टिव का मतलब क्या होता है, पेशिव का मतलब क्या होता है, वॉइस का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे साधारण सी मीनिंग है ये एक्टिव, शायद आपको आते हैं। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय और दूसरा होता है पेशिव। पेशिव का मतलब होता है निष्क्रिय, निष्क्रिय। और वॉइस का मतलब यहाँ आवाज से नहीं है, किससे मतलब है, वाच्य। यहाँ वॉइस का मतलब होता है वाच्य। एक्टिव वॉइस, पेशिव वॉइस, अर्थात इसमें जो इसके जो वाच्य हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक्टिव का जो वाक्य होता है इसका मतलब होता है कि एक्टिव के वाक्य के अंदर जो करता है वो क्या रहता है, सक्रिय रहता है। पेशिव का वाक्य है उसमें जो हमारी वर्ब होती है पेशिव वॉइस में, पेशिव वॉइस का जिसको कर्मवाच्य बोलते हैं उसके अंदर सब्जेक्ट स्वयं है वो निष्कर्ष रहता है तथा वर्ब के अनुसार कार्य किया जाता है। तो पेशिव वॉइस का मतलब होगा, दूसरा नाम है कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, ये हिंदी के शब्द है। तो इसे हम कैसे पढ़ते हैं? सर्वप्रथम तो हमें ये देखना है कि एक्टिव टू पेशिव है वो कितने टेंसों का बनता है। अब आप अच्छी तरीके से जान गए होंगे कि टोटल कुल टेंस कितने होते हैं, कि कुल है वो 12 टेंस होते हैं। अर्थात टेंस कितने होते हैं, 12 होते हैं। इन 12 टेंसों में जो 4 टेंस हैं उनका एक्टिव टू पेशिव नहीं बनता है। कितने का नहीं बनता है, 4 का नहीं बनता है। शेष कितने बचे, 8। ये जो 8 टेंस हैं उनका एक्टिव टू पेशिव बनता है। तो आज हम ये देखेंगे वो 4 टेंस कौन से हैं जिनके एक्टिव टू पेशिव नहीं बनते हैं। पहले हम एक्टिव पेशिव के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो लेंगे,
एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, वॉइस क्या है, कितने टेंसों का बनता है। तो एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, सक्रिय, सक्रिय का मतलब दूसरी भाषा में विश्लेषण है कृत्यवाच्य, जिसमें करता समय सक्रिय रहता है। तो पैसिव का मतलब है निष्क्रिय अर्थात कर्मवाच्य, क्योंकि कर्म को कर्ता बनाया जाता है, कर्मवाच्य होता है इसमें, और वर्ब के अनुसार कार्य किया जाता है, वो सक्रिय रहती है। वो इसका मतलब हो गया वाच्य। अब आता है कि कुल टेंस 12 होते हैं, 12 में से 4 टेंसों का एक्टिव पैसिव नहीं बनता है। वो 4 कौन से हैं? पहले मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। प्रत्येक टेंस का चौथा भाग, प्रेजेंट का चौथा भाग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहला कौन सा हुआ? पहला भाग प्रेजेंट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा पास्ट का चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद में फ्यूचर का चौथा फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रत्येक टेंस का जो चौथा भाग है, प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनके एक्टिव टू पैसिव है वो नहीं बनते हैं। और चौथा टेंस आता है, वो आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। कौन सा आता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये वो 4 टेंस हैं जिनका एक्टिव टू पैसिव नहीं बनते। शेष बच गए हमारे पास 12 में से 12 माइनस 4 8 टेंस मिले। अब इन 8 का हम एक्टिव टू पैसिव पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर आज 2-3 बातें क्लियर हो गई। एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कितने टेंसों का बनता है, यहाँ तक हम इतनी बातें क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद में आगे का जो पॉइंट है वो हम क्या लेते हैं कि एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव का जो वाक्य है उसका मतलब होता है हमारा कोई साधारण वाक्य, जैसे राम एक पत्र लिखता है। राम है वो पत्र लिखने का कार्य करता है, इसी को हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इसका अर्थ बनेगा एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। तो सर्वप्रथम तो इसमें क्या है, 5 नियम। साधारण वाक्य की बात कर रहे हैं हम। यदि दिया गया वाक्य क्या है, साधारण वाक्य है, तो 5 नियम क्या है? साधारण वाक्यों के लिए 5 जो नियम है एक्टिव टू पैसिव बदलने के, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर पहला क्या है? नंबर पहला है, एक है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यानी कर्ता बनाओ, कर्म को कर्ता बनाओ। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब लगाओ आवश्यकता अनुसार। कैसे? आवश्यकता अनुसार कौन से टेंस की क्या साइक्रिया है, कौन से की क्या है। नंबर 3 का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म।
लगाओ। नंबर 4 बाई लगाओ। नंबर 5 सब्जेक्ट यानी कर्ता को ऑब्जेक्ट यानी कर्म बनाओ। ये जो 5 नियम है हमारे एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव के ये 5 नियम हैं। कर्म को कर्ता बनाओ, दूसरा है सहायक क्रिया का प्रयोग करो या सहायक क्रिया लगाओ। कौन से टेंस में क्या सहायक क्रिया है तो क्या आएगी, आवश्यकता अनुसार का मतलब लीजिए। तीसरा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पेसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कहीं भी फर्स्ट सेकंड फॉर्म नहीं आती है। ये तय मान लेना कि पेसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। चौथा नियम है बाई लगाओ। साधारण वाक्य बाई लगाओ। जब वो कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें बाई नहीं आता है, वहां भ्रमित हो जाते हैं, तो उस ऐसे वाक्य क्या हैं? वो वाक्य जिसके अंदर सब्जेक्ट यानी करता है वो क्या है? इनइम्पोर्टेंट, महत्वहीन। इनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के नाम से हम एक पॉइंट पढ़ेंगे जिसके अंदर कुछ हम कर्ता लिखेंगे, तो उन कर्ताओं का मतलब है यदि वाक्य के अंदर उनमें से कोई कर्ता है तो वो कर्ता कर्म नहीं बनेगा। जब कर्ता कर्म नहीं बनेगा तो बाई का प्रयोग भी नहीं होगा। तो ये 5 नियम है। कर्म को कर्ता बनाओ यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, बाई का प्रयोग करो या बाई लगाओ, और 5वां नियम है कि कर्ता को कर्म बनाओ। ये 5 नियम। अब देखो यहां पर आगे जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं वो है कि कर्ता को तो हम कर्म बनाते हैं। मान लो यहां पर किसी का नाम है, कोई नाउन है, तो वो तो जब कर्ता कर्म बनेगा तो बाई के आगे उसका नाम आ जाएगा। जैसे राम है तो राम आ जाएगा, यहाँ पर सीता है तो सीता आ जाएगा, टीचर है तो टीचर आ जाएगा, बॉय है तो बॉय आ जाएगा, बॉयज है तो बॉयज आ जाएगा, गर्ल है तो गर्ल आ जाएगा, गर्ल्स है तो गर्ल्स आ जाएगा। लेकिन यदि एक्टिव के वाक्य का कर्ता कोई प्रोनाउन हो, एक्टिव के वाक्य का कर्ता कोई प्रोनाउन हो, तो उस एक्टिव के कर्ता को जब हम कर्म बनाएंगे तो उस प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म आएगी। उस प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म आएगी। प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म आएगी तो प्रोनाउन बहुत सारे हैं। ही है, सी है, उसके बाद में यू है, वी है, आई है, दे है, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। तो जब यहाँ का कर्ता हमारा प्रोनाउन है ही, सी, दे, यू, वी, आई, तो वो कर्म कर्ता जब कर्म बनेगा तो बाई के बाद में इसकी थर्ड फॉर्म आएगी, इसकी थर्ड फॉर्म आएगी। तो अब अगली बार पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउंस के हैं उनकी सारे पढ़ाएंगे, जिसके ऊपर लिखेंगे फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन, फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस। आज इसको थोड़ा सा आपको गौर से पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, क्योंकि ये प्रोनाउन है वो आपको नए केवल इसमें बल्कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हमारा पॉइंट होगा उसके अंदर भी काम आएगा। अब यहां पर इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म
पढ़ेंगे। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये हमारी थर्ड फॉर्म है। तो इसको हम तीन भागों में विभाजित करते हैं, एक, ये दो और ये तीन। अब देखो यहां पर पहले लेते हैं ही, सेकंड फॉर्म इसकी होगी हिज, थर्ड फॉर्म होगा हिम, दूसरा है शी, सेकंड फॉर्म हर, थर्ड फॉर्म हर, ही, हिज, हिम, शी, हर, दो आगे, शी, हर, उसके बाद में यू, योर, यू, योर, यू, उसके बाद में वी, आवर, अस, वी, आवर, अस, उसके बाद में आई, माई, मी, आई, माई, मी, उसके बाद में दे, देयर, देम, और उसके बाद में आ जाएगा हु, हुज, हुम। तो ये थी हमारी प्रोनाउन की फॉर्म्स, ही, शी, यू, वी, आई, दे, हु, ये तो फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म ही की हिज, शी की हर, यू की योर, वी की आवर, आई की माई, दे की देयर, हु की हुज। तो थर्ड फॉर्म है ही की हिम, शी की हर, यू की यू, वी की अस, आई की मी, दे की देम और हु की हुम। ये जो सारणी है वो हमारे प्रोनाउन संबंधी जहां भी बदलते हैं, हम प्रोनाउन बदलते हैं, प्रोनाउन का जो पॉइंट आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात कर रहे थे एक्टिव पैसिव। अब देखो यदि एक्टिव का जो हमारा कर्ता है वो शी है, ही है, सी है, यू है, वी है, आई है, दे है, अगर एक में से कोई एक है तो हम कर्ता को जब कर्म बनाते हैं तो ही का हिम होगा, सी का हर होगा, यू का यू होगा, वी का अस होगा, आई का मी होगा, दे का देम होगा। एक हु वाला है वो एक थोड़ा सा अलग मैटर है, क्योंकि हुज डब्ल्यूएच का एक्टिव पैसिव है वो बाई हुम से शुरू होगा, बाई हुम से शुरू होगा, इसलिए उसको एक बार छोड़ते हैं। बाकी कहने का तात्पर्य यह है कि यदि एक्टिव वाक्य का कर्ता प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म में से किसी में से इनमें से कोई एक है तो पैसिव वॉइस में जब हम चौथा नियम बाई लगाएंगे और पांचवा नियम जब हम कर्ता को कर्म बनाएंगे तो हमें ये जो थर्ड फॉर्म है ही की हिम, सी की हर, यू की यू, आई की मी, वी की अस, दे की देर, ये करेंगे। तो ये थी हमारे प्रोनाउन की सारणी। तो ये एक बार आप अच्छी तरीके से सारणी को याद कर लेना ताकि आपके आगे जाकर के जो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पॉइंट पढ़ेंगे उसमें किसी प्रकार की दिक्कतें न हो। तो ये थी हमारी प्रोनाउन संबंधी जानकारी। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और सब्जेक्ट वाक्य का क्या है, ऑब्जेक्ट वाक्य का क्या है, वर्ब क्या है,
हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये सब जानकारी तो हमें टेंस के अंदर प्राप्त हो गई। अब आप के कितना क्या याद है, क्यों जब तक आप ये नहीं पता लगा पाओगे कि वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, तब तक एक्टिव टू पैसिव या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप वाक्य को नहीं बदल पाओगे। इसलिए जितने भी मैंने टेंस आपको पढ़ाए, 12 टेंस पढ़ाए, रिवीजन करवाया है, उसके अंदर प्रत्येक वाक्य में समझाए आपको हिंदी या अंग्रेजी में किस वाक्य का ये करता है, ये कर्म है, ये मुख्य क्रिया है, ये प्रीपोजिशन है, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब आएगी। हर चीज को मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया। और ये जो एक्टिव पैसिव हैं उनके बहुत सारे प्रकार हैं। एक्टिव पैसिव के बहुत सारे प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक बार आपको समझाता हूं, ध्यान देना। नंबर 1 साधारण, जो अभी मैंने आपको नियम दिखाए थे, साधारण वाक्य हो गया। उसके बाद में आते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव। अब प्रश्नवाचक वाक्य में भी कितने वाक्य आ गए, 2। नंबर 1 वे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। दूसरा कौन सा, वे वाक्य जो WH से शुरू होते हैं। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है प्रश्नवाचक वाक्य। लेकिन प्रश्नवाचक में कितने आ गए, प्रश्नवाचक में भी तो 2 आ गए। इसी प्रकार इंपरेटिव सेंटेंस आता है। क्या आता है, इंपरेटिव सेंटेंसेस। अब इंपरेटिव सेंटेंस का पॉइंट तो 1 है, लेकिन इस पॉइंट के अंदर है वो कितने हैं, पॉइंट के अंदर कितने, 4 प्रकार के वाक्य हैं। नंबर 1 वे वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। नंबर 2 डू या डू नॉट, वे वाक्य जिनकी शुरुआत डू या डू नॉट से होती है तो हम उसको बोलते हैं डू या डू नॉट वाले वाक्य। 2 हो गए। 3 नंबर वे वाक्य जो लेट से शुरू होते हैं, एलईटी लेट शब्द है उससे शुरू होते हैं। और नंबर 4 वे वाक्य जो प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं। वे वाक्य जो प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे वर्ब बर्णी हो, चाहे एक्टिव पैसिव हो, कहीं भी अगर आपको ये सुनाई दे कि इंपरेटिव सेंटेंस कितने होते हैं तो उसके अंदर आपको ये 4 सेंटेंस याद रखने हैं। नंबर 1 वे वाक्य जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। दूसरा वे वाक्य जो डू या डू नॉट से शुरू होते हैं। तीसरा वे वाक्य जो लेट से शुरू होते हैं। चौथा वे वाक्य जो प्लीज काइंडली से शुरू होता है। यानी ये 4 प्रकार के हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर प्लीज काइंडली को हमने 3 नंबर पर ले लिया या लेट को 4 नंबर पर ले लिया, तो कोई फर्क वाली बात नहीं है, होते ये 4 ही। अब आगे 4 नंबर पर जैसे गोइंग टू वाले वाक्य, पॉइंट आएगा गोइंग टू वाले वाक्य। उसके बाद में 5 नंबर वो क्या है, डबल ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य में एक करता होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है कि साधारण वाक्य हो गया। लेकिन अंग्रेजी का जो दिया गया वाक्य है उसके अंदर मान लो 2 कर्म हो गए, 2 ऑब्जेक्ट हो गए, तो उसका क्या नियम होगा। और ये डबल ऑब्जेक्ट वाला जो पॉइंट है वो वेरी वेरी मोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डबल ऑब्जेक्ट वाला। उसके बाद में जैसे मॉडल्स, वे वाक्य जिसके अंदर मॉडल का प्रयोग हुआ है, जैसे आई कैन राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिख सकता हूं। तो इसमें साइकिलिया यानी मॉडल क्या आया है,
कैन आया है, तो ऐसे वाक्य किसके हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, मॉडल वाले वाक्य। ऐसे वाक्य कौन से हो जाएंगे, मॉडल वाले वाक्य हो जाएंगे। और उसके बाद में एक पॉइंट हमारा और बचता है, वो है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हमारे ऐसे वैसे तो कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन क्या है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मान महत्वपूर्ण, अनइम्पोर्टेंट का मतलब था महत्वहीन, और सब्जेक्ट मान होता है कर्ता। वे कर्ता जिनका बाई के बाद में हम बाई लगा करके और कर्ता को कर्म बनाते हैं नहीं बनेगा। जब कर्म है वो कर्ता नहीं बने, कर्ता है वो कर्म नहीं बनेगा तो बाई नहीं आएगा, अर्थात उस वाक्य में नहीं तो बाई का प्रयोग होगा और न कर्ता है वो कर्म बनेगा। ऐसे वाक्य किस में आते हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में आते हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में आते हैं। तो ये थी आपको एक सामान्य जानकारी। एक्टिव का मतलब क्या होता है, पैसिव का मतलब क्या होता है, वॉइस का मतलब क्या होता है, एक्टिव का हिंदी में वाक्य कैसा होता है, पैसिव में कैसा होता है, एक्टिव टू पैसिव बदल साधारण वाक्य में कितने नियम होते हैं, वो कौन कौन से हैं। फिर अगर उसके एक्टिव वाक्य का कर्ता यदि कोई प्रोनाउन है तो वो बदल करके कौन से फॉर्म में आता है, उसकी क्या सारणी होती है जो हमने अभी अभी बनाई है। फिर आगे के पॉइंट में एक्टिव पैसिव है, कितने टेंसों का बनता है, कौन कौन से टेंस का नहीं बनता है, और एक्टिव पैसिव के जो वाक्य है वो कितने प्रकार के होते हैं। साधारण है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में दो प्रकार के हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, WH से शुरू होने वाले। फिर इंपरेटिव वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं तो वो कितने प्रकार के हैं कि 4 प्रकार के हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, डू या डू नॉट से शुरू होने वाले, लेट से शुरू होने वाले, प्लीज काइंडली से शुरू होने वाले। तो फिर आगे आ गया गोइंग टू वाले वाक्य क्या हैं, अरान इज गोइंग टू राइट ए लेटर। अब इसमें गोइंग टू तो अलग है और राइट यानी वर्ब अलग है। ये गोइंग शब्द देखकर आप इज गोइंग टू ये मत समझ लेना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो इज एमआर प्लस वर्ब में आई जो लगता है वो है, नहीं। गोइंग टू वाले वाक्य के अंदर 2 वर्ब होगी, एक फर्स्ट फॉर्म होगी और एक गोइंग टू शब्द होगा। उसके बाद में डबल ऑब्जेक्ट वाला आता है, ऐसे वाक्य जिसके अंदर 2 कर्म होते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं, 2 कर्म ऑब्जेक्ट कौन से। नंबर 1 तो कर्म है वो होगा कोई प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म, कि प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म वाला कर्म होगा, और एक कर्म है वो कोई वस्तु वाला होगा, किसी वस्तु का नाम। तो ये 2 प्रकार के कर्म होंगे, तो उसी का नाम है डबल ऑब्जेक्ट। फिर आता है मॉडल्स। यदि वाक्य में कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, मस्ट, माइट है आदि सही क्रिया की जगह मॉडल प्रयुक्त हो रहे हैं तो उनका एक्टिव पैसिव कैसे बनता है। उसके बाद में आता है इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। वे सब्जेक्ट, वे कर्ता जिनका पैसिव वॉइस वाक्य में कोई महत्व नहीं होता है अर्थात वो महत्वहीन होता है, तो उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनको अगर हम बाई लगा करके उस कर्म को कर्ता को कर्म बना देते तो भी ठीक है, नहीं बनाते तो भी ठीक है। ऐसे 2 हैं उसमें, एक तो है वी और एक होता है दे। यदि हमने वी का बाई लगा कर अस कर दिया तो भी सही है, नहीं किया तो भी सही है। इसी प्रकार दे का देम, यदि हमने दे का बाई देम कर भी दिया तो भी हमारा सही है और नहीं किया तो भी वो सही है। तो ये 2 तो दोनों ही तरफ हैं, इंपॉर्टेंट में भी है और अनइम्पोर्टेंट में। बाकी अन्य और जो करता है हम पॉइंट पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा, लिखाऊंगा, बताऊंगा कि वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिसका
पेशी वॉइस बनाते समय बाई प्लस कर्म नहीं बनता है। तो कहने का मतलब है ये इतने सारे वाक्य हैं हमें जो एक्टिव टू पैसिव बनते हैं, उन वाक्यों का हम एक्टिव टू पैसिव बनाएंगे। तो सर्वप्रथम आपके ध्यान में ये तो आना चाहिए था कितने टेंसों का बनता है, कितने का नहीं बनता है, और जो एक्टिव पैसिव का पॉइंट है वो कितने प्रकार का होता है कि 6, 7, 8 प्रकार का हो गया। वो तो हो गया, लेकिन कौन कौन सा हो गया? साधारण प्रश्नवाची, इंटेंसिव, गोइंग टू, डबल ऑब्जेक्टिव, मॉडल और अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, इस तरीके के पॉइंट होते हैं। तो ये थी आपके सामान्य जानकारी किसे एक्टिव टू पैसिव। आपको ये बता देना चाहता हूं कि इन सभी चीजों में मैं इतना समय क्यों ले रहा हूं। ये इसलिए ले रहा हूं कि द एक्टिव पैसिव वॉइस है वो आपके नॉट ओनली इन क्लास 9th बट आल्सो 10th, ये नहीं केवल कक्षा 9 के लिए बल्कि कक्षा 10 के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कक्षा 10 में इसके 2 वाक्य आते हैं, एक एक नंबर के आते हैं, तो 2 नंबर की ग्रामर में आते हैं। अब इसके जो हम पढ़ते हैं तो 9वीं क्लास और 10वीं क्लास के जो ये ग्रामर है, जैसे टेंस पढ़े हैं, एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। जो चीज हम एक्टिव पैसिव में पढ़ रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं, वही चीज कक्षा 10 में है। तो क्यों ना हम इस चीजों को इस तरीके से पढ़ें कि कक्षा 10 में, और जब पुनः हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो हमारे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे हैं, या पहले ही अगर आपके समझ में आ गए तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो क्यों ना हमें इनको एक बार कक्षा 9 में इसको अच्छी तरीके से समझ दें। हो सकता है आपको कक्षा 8 में एक्टिव पैसिव संबंधी कोई पॉइंट पढ़ाया गया होगा। अगर इनमें से मैं बता रहा हूं, इनमें से कोई चीजें अगर आपके याद हैं तो बहुत बढ़िया बात है, उनकी आपको एक बार में रिवीजन हो रही है और रिपीट हो रहा है। और जिसने नहीं पढ़ा है एक्टिव पैसिव विस्तृत रूप से नहीं पढ़ा है, वो बच्चे अब जो मेरा एक पॉइंट है उसको गहराई से पढ़ना है। तो आज मैंने आपको इस वीडियो ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से एक्टिव पैसिव के बारे में इतनी जानकारी दी है, तो आप इनको अच्छी तरीके से और याद करना। अब आगे के जो हमारा पॉइंट चलेगा वो हम बनाएंगे एक सारणी। सारणी का मतलब यहाँ पर एक्टिव लिखेंगे या पैसिव लिखेंगे। एक्टिव इसमें क्या होता है तो पैसिव इसमें क्या इसमें बदलता है। तो एक्टिव पैसिव में कैसे बदलता है वो सारणी यहाँ पर लिखेंगे हम एक्टिव, क्या लिखेंगे? एक्टिव। और यहाँ पर हम लिखेंगे पैसिव। अब बीच में उसे हम ऐसे करेंगे। तो हमारे जो 8 टेंस हैं उसको किस तरीके से कौन सा टेंस किस में बदलता है पहला लेते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसमें क्या आता है? कर्ता एकवचन में वर्ब में एस या ईएस, कर्ता बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया ना। और यदि प्रश्नवाचक वाक्य है तो डू या डज होता है, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यदि एक्टिव के वाक्य में ये मिले तो आपको पैसिव वॉइस में क्या करना है? इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना है। फिर दूसरा वाक्य हमारा टेंस आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस साइकिल, इज, एम, आर और वर्ब में क्या होता है? आईएनजी। इसको ये पैसिव वॉइस में जाएगा तो क्या हो जाएगा? इज है तो इज बीइंग, आर है तो आर बीइंग, और एम है तो एम बीइंग। और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरा हमारा टेंस है होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की साइड क्रिया क्या होती है? कर्ता एकवचन होता है तो हैज, कर्ता बहुवचन होता है तो हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब ये पैसिव वॉइस में जाएगा तो हो जाएगा हैज का, हैज बीन, और हैव का, हैव बीन, और वर्ब की
का हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। आगे आया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, जिसका एक्टिव टू पैसिव नहीं बनता है। तो फिर हम अगला लेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का हमारा साधारण वाक्य है, उसका क्या नियम है? सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ। वाक्य प्रश्नवाचक है तो सहायक क्रिया, नकारात्मक डिड लगाओ तो डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये भी ये चीज है तो ये पैसिव वॉइस में जाएगा तो सहायक क्रिया क्या लगेगी? देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में जाता है तो सहायक क्रिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस की इज एम आर लगता है। तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में जाएगा तो सहायक क्रिया क्या लगेगी? दिमाग में आ गया ना, वाज या वर। लेकिन ध्यान रहे वाज और वर के साथ में आईएनजी नहीं लगाना है। इज एम आर वाज वर के साथ में वर्ब में आईएनजी लगता है लेकिन पैसिव वॉइस में नहीं, क्योंकि पैसिव वॉइस का नियम है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। अब पांचवा जो हमारा है वो है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया वाज और वर प्लस वर्ब में आईएनजी। इज एम आर वर्ब में आईएनजी, वाज वर्ब में आईएनजी, एक ही बात है। तो इज एम आर का हमने क्या किया था? इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। तो इसका भी हम क्या कर देंगे? वाज बीइंग, क्या कर देंगे? वाज बीइंग, वर बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जो छठा है वो आ गया पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की एक ही सहायक क्रिया है, वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव पैसिव में गया तो हैज का हैज बीन, हैव का हैव बीन हुआ था। तो अब पास्ट परफेक्ट है वो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हैड है तो क्या हो जाएगा? हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। अब चौथा आता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब होता है पास्ट का चौथा भाग, जो मैंने आपको पहले बताया था कि प्रत्येक टेंस का जो चौथा भाग होता है उसका एक्टिव टू पैसिव नहीं बनता है। फिर आएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रिया है शैल और विल। शैल और विल दूसरे हम पढ़ेंगे उसको मॉडल में। शैल विल क्या है? मॉडल भी है। टेंस पढ़ते हैं तो सहायक क्रिया शैल और विल नाम लेते हैं, मॉडल पढ़ते हैं तो मॉडल शैल और विल लेते हैं। कहने का मतलब है शैल और विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम किसके साथ पढ़ लेंगे? मॉडल के साथ। फिर आया फ्यूचर कंटीन्यूअस जिसका एक्टिव पैसिव नहीं बनता है। फिर आया फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट है उसका क्या है? फ्यूचर परफेक्ट है उसकी सहायक क्रिया है शैल, हैव ऑब्लिक विल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये पैसिव वॉइस में जाएगा तो क्या हो जाएगा? शैल, हैव, बीन ऑब्लिक विल, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव गया पैसिव में तो हैज का हैज बीन, हैव का हैव बीन। पास्ट परफेक्ट में हैड पैसिव में गया तो हो गया हैड बीन। तो फ्यूचर परफेक्ट की सहायक क्रिया शैल है, विल हैव, पैसिव में गया तो हो जाएगा शैल हैव बीन, विल हैव बीन। तो ये थी हमारी सारणी। अब आगे इसमें क्या लेते हैं? हमें मॉडल। क्या लेते हैं? मॉडल। तो मॉडल के लिए क्या करना है? एक सीधा सा नियम है, वो अगर जिस बच्चे के याद हो जाएगा, याद रह जाएगा तो उसके मॉडल संबंधी कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो हम ये देखते हैं कि मॉडल कौन कौन से हैं, कितने क्या हैं। नंबर 1 शैल, सेकंड फॉर्म शुड, विल, सेकंड फॉर्म वुड, कैन,
सेकंड फॉर्म कुड, मे सेकंड फॉर्म माइट और मस्ट। वैसे और भी मॉडल हैं, क्या नीडेंट, हैव टू, यूज टू, डार टू, जो भी है। अब देखो इसका एक सीधा सा नियम है कि यदि ऊपर के वाक्य में मॉडल है तो वही मॉडल नीचे आ जाएगा, लेकिन उसके साथ में क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इन सभी का एक साथ में कि मॉडल प्लस बी, मॉडल प्लस बी, बस हो गया। जैसे एक वाक्य आई कैन राइट स्टोरी, मॉडल क्या आया, कैन। अब कर्म को कर्ता बनाएंगे एक स्टोरी, तो कैन है तो कैन ऊपर के एक्टिव वाक्य में कैन है तो वही कैन नीचे आ जाएगा, लेकिन उसके साथ में क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा, कैन बी हो जाएगा। बस हो गया आपका एक्टिव पैसिव का काम। तो ये जितने भी मॉडल है वो पैसिव हो जाएगा, सेल का सेल भी, शुड का शुड भी, विल का विल भी, वुड का वुड भी, कैन का कैन भी, कुड का कुड भी, मे का मे भी, माइट का माइट भी और मस्ट का मस्ट भी। कहने का मतलब है जो यहाँ पर मॉडल है वही मॉडल वापिस आएगा, लेकिन पैसिव वॉइस इसके साथ भी क्या लग जाएगा, बी शब्द लग जाएगा। अब सभी बच्चे हैं जितने मैंने आज तक चीज बताई हैं वो अच्छी तरीके से याद करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे। और ये जो सारणी 5 को नियम, प्रोनाउन की सारणी और ये जो एक्टिव पैसिव में बदलने की जो सारणी आपको बताई है, टेबल जो बताई है कि एक्टिव में क्या है तो पैसिव किस में बदलेगा, कौन से टेंस की क्या साइकिल में बदलेगा, ये अच्छी तरीके से अगर याद होगी तभी आप हम आगे का जो पॉइंट पढ़ेंगे वो आपके समझ में आएगा। अगर आपकी ये चीज याद नहीं होगी तो आगे की चीज आपके समझ में नहीं आएगी। इसलिए सभी बच्चे हैं वो अपना एकाग्रचित ध्यान करके और इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें, समझें, सुने और बार बार कौन सा टेंस, क्या सहायक क्रिया, क्या मुख्य क्रिया है, इस बात को अच्छी तरीके से याद करें और देखें कि मुझे कौन से टेंस में कहाँ दिक्कत आ रही है। जब टेंस की दिक्कत सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की दिक्कत आपको हट जाएगी तब ये चीजें आगे जैसे एक्टिव पैसिव फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो अपने आप समझ में आने लग जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्टिव टू पैसिव के जो आपको मैंने सारणी बताई है, अब इस सारणी के अंदर हम हैं वो फिर साधारण वाक्य पढ़ेंगे, एकदम से साधारण वाक्य पढ़ेंगे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का वाक्य पढ़ेंगे कि पहले वाक्य की सहायक क्रिया होती है तो क्या होता है, WH होता है तो क्या होता है, यानी इंट्रोगेटिव वाक्य पढ़ेंगे। इससे आगे क्रम हम चलते रहेंगे। तब तक इस ऑनलाइन वीडियो के साथ बने रहें, पढ़ते रहें। जैसी आपको व्यवस्था मिल रही है विद्यालय की तरफ से, उसमें हमारी संकट काल घड़ी है, इसमें आप इस वीडियो के माध्यम से और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। धन्यवाद।